बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप हमें वक्त देते हैं। जो शंघाई ग्रुप है उसकी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उज़्बेकिस्तान में, उसके हवाले से मेरे साहब ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कोई साइड लाइन में मीटिंग प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ स्केड्यूल नहीं है। ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट जी के साथ हैं। तो क्या आपको लगता है इसका कारण ये है कि भारत सोचता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ मिलकर क्या करना, असल फैसले तो कहीं और होते हैं, और जब तक माइंड सेट इस्टेब्लिशमेंट का यानी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का ना बदले तो मिलके क्या करना, आप इसको कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, बिफोर आई कम टू पाकिस्तान में ये समझा दूं कि चीन और रशिया से क्यों बात हो रही है। जाहिर सी बात है चाइना से इसलिए बात हो रही है क्योंकि चाइना से इतनी ट्रेड है, और अभी अभी जो PP-15 और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया में डिसएंगेजमेंट हुई है, वो वन ऑफ द रीजन। उसके कई सारे वजूहत हैं। इंडियन आर्मी वहां पे अड़ी रही, एक वजूहत ये भी है। दूसरी ये है कि ताइवान स्ट्रेट्स में बड़ा प्रेशर है चाइना के ऊपर, चाइना की इकोनॉमी तीसरा एक कारण है। लेकिन चौथा कारण ये भी है कि SCO समिट में दोनों की मीटिंग होनी थी, और दोनों की मीटिंग किस प्रकार से होती अगर ये अड़े रहते वहां पे, लड़ाई करते रहते। तो एक तो ये मामला है रशिया के साथ, इसलिए क्योंकि रशिया हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और रशिया के साथ ये भी है कि साहब हमने ऑयल लिया है, S-400 लिया है, AK-203 ली है, गैस ले रहे हैं, उनसे कोल लेने की बात चल रही है। तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो ये तो दो मुल्कों के साथ हो गई। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो पाकिस्तान के साथ ना बात करने का एक और जो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी वजह है, वो ताहिर साहब ये भी है कि आई थिंक पाकिस्तान हैज फॉलन ऑफ इंडियाज डिप्लोमेटिक रडार। कहीं ना कहीं इंडिया में एक ऐसा तासुर, एक ऐसा एक ऐसा जिसको कहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग सी आ गई है, ऐसी समझ में लोगों को आ रही है बात, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, कि यार ये ना, जिसको फौज में हम लोग BER बोलते हैं, BER मींस बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर। जब कोई गाड़ी बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर हो जाती है फिर उसको छोड़ देते हैं, कंडेम कर देते हैं। तो ये बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर है पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का। तो अगर आगे चल के होती है तो ठीक है, नेबर्स हैं कई सालों तक, आगे तक जब तक पाकिस्तान है तब तक नेबर्स रहेंगे। लेकिन बात यह है कि ना इंडिया में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। इंडिया में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है ताहिर साहब की क्या हमारी पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, क्या शहबाज शरीफ और मोदी जी की बात होगी, क्या मीटिंग होगी, इसके बारे में वो हम ही लोग हैं तो जो थिंक टैंक्स के साथ उठते बैठते हैं या जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, हम लोग इनसे बात करते हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ कोई ऐसा डिस्कशन है नहीं। मतलब पाकिस्तान के बारे में आप देखिएगा कि इट्स रियली गॉन डाउन, द डिस्कशंस हैव गॉन डाउन इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। जी, आपने कहा कि वो इकोनॉमिक रडार पे भी नहीं है, पॉलिटिकल रडार पे भी नहीं है, और आपने बियॉन्ड इकोनॉमिक रिपेयर की बात की। प्रेसिडेंट जी के साथ मीटिंग हो रही है साइड लाइन पे, और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ भी हो रही है, और आपने उसकी वजह भी बताई कि चाइना के साथ इतना बड़ा ट्रेड और रशिया के साथ पुराने तल्लुकात और ट्रेड भी है, सब कुछ है। तो अभी रिसेंटली चाइना और इंडिया ने डिसएंगेजमेंट का कोई एक हुआ सिलसिला शुरू, तो आप उसको किस आंख से देखते हैं? कितने होपफुल हैं कि चाइना अब शायद दोबारा एग्रेशन पे नहीं आएगा? मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है ताहिर साहब, चाइना पक्का आएगा। चाइना को अभी स्पेस चाहिए। चाइना ने स्पेस लेने की कोशिश करी है, भारत को भी सूट करता है। लेकिन अगर कोई भी ये सोचे कि चाइना और भारत की रिलेशनशिप रिपेयर हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाइना प्रेशर से घिरा हुआ है हर जगह से, ठीक है। इंटेंट और कैपेबिलिटी की बात होती है, ठीक है ना सर। अगर आप में कैपेबिलिटी हो तो इंटेंट आपका कभी भी बदल सकता है, ठीक है। चाइना में कैपेबिलिटी है बदमाशी करने की। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि चाइना चार चीजों में फंसा हुआ है। उसका इकोनॉमी टेकिंग अ बीटिंग, देयर हैज बीन अ रियल एस्टेट बस्ट, वहां पे काफी प्रॉब्लम हो गई है रियल एस्टेट में। और चाइना ताइवान स्ट्रेट में घिरा हुआ है, वहां पे क्वाड और ऑकस एक्टिव हो रखा है। तो चाइना कई जगह से इट इज सराउंडेड। तो चाइना अभी इस मूड में नहीं है कि भारत से बड़ा पंगा ले ले, राइट। रशिया जो है इसमें ताहिर साहब, रशिया इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ पीस ब्रोकर, क्योंकि रशिया एक कॉमन फ्रेंड है चाइना का भी, इंडिया का भी। तो रशिया बीच में जिसको कहते हैं ना सुलह करवाने की, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है रशिया। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज
कि हिंदुस्तान में किसी को भी गलतफहमी नहीं है ताहिर साहब कि कल जब मामले ठीक हो जाएंगे, मामले ठंडे हो जाएंगे ताइवान के और चाइना की इकोनॉमी के, चाइना वापस नहीं आएगा, चाइना वापस आएगा और भारत के साथ दोबारा उसकी कन्फ्लिक्ट होगी, ये सच्चाई है। जी, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि चाइना को इस वक्त पावरफुल होते भारत का एहसास हो रहा है कि भारत में जिस तरह वेपनरी मॉडर्नाइज हो रही है, जिस तरह भारत वर्ल्ड स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह भारत बड़े बड़े इत्तेहादों का हिस्सा है, क्वाड हो, I2 हो, U2 हो, तो चाइना को कहीं ये एहसास आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या सालों में होगा कि भाई मैं बार बार वापस जाता हूँ भारत से भिड़ने के लिए, तो भारत अब वो भारत नहीं रहा? तो क्या ये मैसेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी बातचीत में क्या देंगे? नहीं, देखिए, ये मैसेज दिया जा चुका है चाइना को, और चाइना को पता है कि भारत झुकने वाला नहीं है। उनको पता है कि सिर्फ वेपन सिस्टम्स या आर्मी का नहीं, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली इंडिया इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और पॉपुलेशन वाइज अगले साल इंडिया या अगले 2 सालों में इंडिया चाइना को क्रॉस कर देगा, राइट? तो चाइना को भी यह पता है कि आप भारत को लाइटली नहीं ले सकते, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चाइना ने अपने पब्लिक के अंदर इतना कुछ बोल दिया है कि अब चाइना बैक ट्रैक नहीं कर पाएगा। चाइना के लिए ये जो पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इनसाइड चाइना सर, ये वही इश्यू बन गया है जैसे कि पाकिस्तान के लिए कश्मीर है। उसको पता है कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन पब्लिक के सामने चूरन खिलाना है उसको, तो चाइना भी वही चूरन खिलाएगा। और पब्लिक को कम से कम जब तक ये शी जिनपिंग का इलेक्शन नहीं होता तब तक ये लोग धक्का देंगे, फिर कुछ साल के लिए शांत हो जाएंगे। ये आएंगे दोबारा, ये अरुणाचल में आएंगे सर, ये उत्तराखंड में आएंगे, हिमाचल प्रदेश में आएंगे, ये 3 जगह और आएंगे। दे विल कम, इसमें कोई डाउट, मुझे कोई डाउट नहीं है, ना इंडियन आर्मी को इसमें कोई शक है, ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स को किसी भी किस्म का हमें गलतफहमी है या खुशफहमी है कि अब चाइना से दोस्ती हो गई। चाइना से दोस्ती नहीं हुई है। भारत को अंदाज़ा है कि चाइना फिर अपनी आवाम को चूरन दिखाने के लिए, दुनिया की पब्लिक कंजम्पशन के लिए फिर शायद भारत की तरफ आए और ट्रेड भी साथ करना चाहेगा। अब हम आते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के इशू पे। हमने दुबई में अरब अमारात में देखा जिस तरह वहाँ का एशिया क्रिकेट कप है वो पॉलिटिसाइज हुआ। जैसे ही श्रीलंका जीतता है एशिया कप तो अफ़गानिस्तान में खुशियाँ मनाई जाती हैं, और भारत में भी इस बात को सेलिब्रेट किया गया क्योंकि श्रीलंका के साथ तो एक अच्छे तल्लुकात हमेशा से हैं भारत के। तो इस सारी सूरत हाल में वो जो पाकिस्तान का एक उम्मा का कलीम है, और फिर ख़ास तौर पर तालिबान और अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए कि ये तो बस हमारे मतहत हैं, बहन भाई हैं, वो फिर कहाँ गया पूरे का पूरा नैरेटिव? सर, ऐसा है कि पाकिस्तान ने शुरू से अपने लोगों को झूठ बोला है कि जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, मुसलमान होना काफी है। पाकिस्तान ने, आप देखिए पाकिस्तानी आवाम के क्या रिएक्शन है जब टेलीविजन कैमरास जाते हैं कि जी उनको ऐसा सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था अफगानों को क्योंकि वो भी मुसलमान है। ये जो इस्लाम की बात या मुसलमान होने की बात है, ये पाकिस्तानी दिमाग में इतनी घुस चुकी है कि ये खून में इनके साथ गई है। अब ये नहीं निकलता, इनको लगता है कि यही सोल्यूशन है, यही सब कुछ है, मुसलमान होना सब कुछ है। कोई भी मुल्क है वो अगर वो मुसलमान है तो हमारा दोस्त है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तानियों, और ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे पाकिस्तानी बोलते हैं, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं वो ऐसी जबान बोलते हैं, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं वो कि आखिर वो भी मुसलमान है। तो क्या हुआ मतलब, और दुनिया को ये बात समझ में नहीं आती पाकिस्तान की कि ये ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं भाई कि मुसलमान है फलाना, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो अफगान सेलिब्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को आज तक ये नहीं पता लगा, राइट, ये पता नहीं लगा पाए पाकिस्तानी कि जनाब आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं अफगान। क्या भारत ने साजिश कर दी? क्या यहूदियों ने साजिश कर दी? किसने साजिश कर दी ये तो बताएं कि साहब इसने साजिश कर दी है। ये अभी तक ये नहीं समझ पाए कि जो आम अफगान है वो पाकिस्तान को गुनहगार ठहराता है जो अफगानिस्तान में हो रहा है, और कई लेवल तक ये बात सच भी है। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब हमने अफगानियों को पनाह दी जब वहां पे खाना जंगी हो रही थी, 40-50 लाख हक, ये बात सच है
कि पनाह दी, लेकिन अफगानी फिर यह सवाल पूछते हैं कि वहां पे खाना जंगी हुई क्यों? तुमने हमारे घर में आग लगाई भाई, तुमने हमारे घर में आग लगाई, और हमारे घर में आग लगा के जब हम भागकर तुम्हारे यहां आए तो तुम एहसान जता रहे। ना तुम हमारे घर में आग लगाते, ना हम तुम्हारे घर पे आते। अब मैं इसके 2 एग्जाम्पल देता हूं। ताहिर साहब, ऐसा है कि 1979-89 के बीच में जब फर्स्ट अफगान जिहाद हुआ था, तो उसमें सब पाकिस्तान ने पैसे लिए CIA से कि तालिबान वालिबान मुजाहिदीन खड़े करे, और अफगानिस्तान में खाना जंगी का माहौल कर दिया। फिर जब 9/11 हुआ, फिर इन्होंने अमेरिकन से पैसे लिए, फिर इन्होंने वहां से मुजाहिदीन भेजना शुरू करे, ट्रेनिंग करनी शुरू करी, सब कुछ करना शुरू करा। तो अफगान ये मानते हैं और सच मानते हैं कि हमारे जो मुल्क के हालात खराब हुए हैं, एक जमाने में बड़ा मॉडर्न प्रोग्रेसिव मुल्क था, जब उनका वो आई थिंक किंग था जाहिर शाह या कुछ ऐसी नाम था, मैं नाम भूल गया उसका क्या नाम था। जी, किंग जाहिर शाह। जाहिर शाह जब वो था तो बड़ी ठीक ठाक बात होती थी, वहां पे कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी वहां पे कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, एवरीथिंग वाज ओके इन अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान के जब सोवियत इन्वेजन हुआ, राइट, उसके बाद जब पाकिस्तान बीच में आया, तब वहां पे खाना जंगी का माहौल हुआ। और वहां पे खाना जंगी का माहौल होते होते क्या हो गया कि पाकिस्तान ने फायदा उठाया। पाकिस्तान ने अफगानी लाशों के ऊपर बहुत पैसे कमाए हैं, बहुत पैसे कमाए हैं। बहुत जर्नलों ने अपने कॉर्नर प्लॉट लिए हैं DHA में, और लंदन, दुबई में, कनाडा में, US में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई हैं सारे अफगान जिहाद को लेके। डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट है ना, डोनाल्ड ट्रंप का तो ट्वीट है वो न्यू ईयर वाला, जो नए साल में आई थिंक 1 जनवरी को उसने करा था, जब बोला था कि तुमने हमें बेवकूफ बना रखा है और तुमने 30 या 35 अरब डॉलर हमसे ले लिए। तो पाकिस्तान ने खूब नोट बनाए। अफगानों को यह बात पसंद नहीं है कि आप हमारे, और हर समय पाकिस्तानी जनरल तो खुलेआम कहते थे कि अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है। आपके जो ये थे पुराने ISI के चीफ, ये पहुंच गए कंधार नमाज पढ़ने के लिए हकानियों के साथ, ये नमाज पढ़। तो अफगानों को ये सब थोड़ा ना पसंद है आप किसी के मुल्क में दखल अंदाजी करें। फिर ये कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं कि हमने पनाह दी थी। अरे तुमने उनके घर में आग लगाई थी, इसलिए तो भागे हो वहां से, ना तुम उनके घर में आग लगाते ना कुछ। और मैं आखिरी चीज और बताऊं, जब ये अफगान प्रोटेस्ट कर रहे थे तालिबान के खिलाफ, जब अफगान प्रोटेस्ट कर रहे थे अफगान तालिबान के खिलाफ पिछले साल, जब उनकी औरतें प्रोटेस्ट कर रही थी, जब बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, जब लोग भाग रहे थे एयरपोर्ट पे, तो पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने टीवी पे बैठ के, पता है क्या बोला है ताहिर साहब, यू विल बी वेरी शॉक्ड। उन्होंने टीवी पे बैठ के बोला कि ये सब लोग गद्दार हैं अफगान कौम के जो भाग रहे हैं वहां से, असली तो तालिबान है। अब तालिबान इनके गर्दनें काट रहा है, अब इनको समझ में नहीं आ रहा। जब वही तालिबान और उनके लोग पाकिस्तान की हार पे जश्न मना रहे हैं, पाकिस्तान कंफ्यूज हो रहा है कि ये तो हमारे मुसलमान भाई थे, इनका क्या हो गया। तो ये पाकिस्तान को अपने बारे में कि हम दुनिया की उम्मा के अकेले मुस्लिम न्यूक्लियर पावर हैं और ये सब, ये अपने बारे में बहुत गलत फहमियां हैं इनको, और धीरे धीरे करके धागे खुल रहे हैं अब इनके। तो ये भी बताइए कि चाहे जाहिर शाह का ज़माना हो, चाहे बाद के ज़माने हों, और ख़ास तौर पर आज के तालिबान 2 ये भी भारत के साथ काम करना चाहते हैं, भारत की मदद चाहते हैं, भारत में एम्बेसी खोलना चाहते हैं, और पाकिस्तान के साथ बहुत इनके गिले शिकवे हैं, नाराज़गियाँ हैं, बल्कि गुस्सा है, लड़ना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। तो ये जो नया मंजरनामा बना, ये जो तालिबान 2 हैं, ये भारत की तरफ झुक रहे हैं, भारत इनको कितना वेलकम करेगा? सर ऐसा है ना कि जो तालिबान 2.0 जिनको आप कहते हैं, ये दोहा कतर में पले बड़े, दुनिया देखा हुआ तालिबान है। पुराना तालिबान नहीं है जो जंगलों में, गुफाओं में रहता था, बियड़ों में रहता था। ये वो तालिबान नहीं है। ये तालिबान है जिसने दोहा यानी कि कतर में 5 स्टार होटल देखे हैं, जिसने CIA के साथ, स्टेट डिपार्टमेंट के साथ मुज़ाकरात करी हैं, जिसने अमेरिकन के साथ, जिन्होंने यूरोपियंस के साथ बैठ के बातचीत करी है। तो ये दुनिया देखा तालिबान है। तालिबान ने क्यों अग्री करा? आप बाकी छोड़ दीजिए इंडिया कैसे देखता है सर, आप ये बताइए कि तालिबान ने क्यों रजामंदी भरी जब बोला कि तालिबान का जो ऑफिस पहले इस्लामाबाद में हुआ करता था, आज से वो दोहा में होगा। तालिबान क्यों माना इस चीज को? तालिबान इसलिए माना क्योंकि तालिबान ट्रस्ट नहीं करता पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी अपनी कौम को, पूरे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की फौज सच नहीं बताती कि हमने तालिबान को भी धोखा दिया है, हमने आवाम को भी धोखा दिया है,
अफगान अवाम को, हमने सब कुछ करा है। वो उनका कौन था सर, वो एक एम्बेसडर था, जी जी जी, तालिबान का एम्बेसडर जो अफगानिस्तान में था। इन्होंने उसको जेल में डाल दिया, खुद बुलाया कि आप एम्बेसडर बनिए यहाँ पे, या अपना एम्बेसडर भेजिए। तालिबान ने अपना एम्बेसडर भेजा, पाकिस्तानियों ने, भाई लोगों ने उसको पकड़ के जेल में डाला और पैसे के लिए अमेरिकन को बेच दिया। दे सोल्ड हिम टू द अमेरिकन्स। और इनको लगता है कि तालिबान वाले बेवकूफ हैं, भूल गए सब कुछ। देखिए, इंडिया ऐसा है कि इंडिया देखेगा इंडिया का कहां फायदा है। मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन होगा जब तक दुनिया नहीं करेगी। लेकिन यह बात भी सही है कि इंडिया बहुत एक्टिवली इंगेज कर रहा है तालिबान के साथ, बहुत एक्टिवली इंगेज कर रहा है। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि अगर न्यूट्रल टेरिटरी में कहीं पे इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो लीड करते हैं डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो कहीं मिले तालिबान से, क्योंकि हमारे और डिप्लोमेट्स तो मिल ही रहे हैं उनसे। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर साल भर के अंदर इनकी मीटिंग हो जाए इनसे। आई विल नॉट बी सरप्राइज। देखिए, जब तालिबान ने अगस्त 2021 में काबुल पे कब्ज़ा किया, तो उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं तालिबान ने। अब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं हैं, इक़्तिदार में दोबारा आना चाहते हैं। पॉपुलैरिटी उन्होंने फिर से गेन की है, जो भी पाकिस्तान के पॉलिटिकल हथकंडे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए। तो ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस ना ख़त्म होने वाले में सब आपकी इस पे सुबह शाम नज़र रहती है, इसको भारत कैसे देखता है, आप कैसे देखते हैं, भारतीय कैसे देखते हैं? क्योंकि इमरान खान ने तो फिर एक रोज़ पहले यू टर्न ले लिया कि जी जनरल बाजवा को ही रहने दें, चीफ ऑफ द आर्मी साहब उनको एक्सटेंशन दे दे। सर, पहले इसने यू टर्न लिया, फिर इसने यू टर्न के बाद फिर एक यू टर्न लिया, बोला कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था। तो यू टर्न नहीं है, ओ टर्न हो गया अभी ये। वापस भाई घूम के आ गए वहीं पे। सर, मैं ये कहना इंडिया कैसे देखती है, मुझे लगता है कि काफी इंडियंस को समझ में भी नहीं आता सर कि ये पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी माइंडसेट। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तानी खुद अपने इतने बड़े दुश्मन कैसे हो सकते हैं। ये भारत को क्या नुकसान पहुंचाएंगे सर, ये तो पाकिस्तान की कब्र खोद रहे हैं ये लोग। तो मुझे लगता है कि इंडियंस भी बड़े सरप्राइज के साथ देखते हैं कि यार ये अजीब लोग हैं, ये क्या मतलब। इनका देखिए, पंजाब का हिस्सा पानी के नीचे है सर, खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ है जी, सिंध डूबा हुआ है, बलूचिस्तान में बाढ़ है, सिंध डूबा हुआ है सर। ये पूरे पाकिस्तान में कुछ ना कुछ एरियाज हैं जहां पे पानी है और बहुत जानो माल का नुकसान हुआ है। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और $30 अरब का यूनाइटेड नेशंस कह रही है। मैं कह रहा हूं $100 अरब के कम का नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन पंजाब असेंबली में क्या करारदाद पास किया जाता है कि जो रमीज राजा है उसको हटाओ, हम मैच हार गए। आप समझ रहे हैं कि इन लोगों के फोकस कहां पे, इनकी प्रायोरिटीज कहां है लाइफ में। आपका मुल्क पानी के नीचे डूबा हुआ है, आपका डॉलर के अगेंस्ट रुपया आपका सिंक हो रहा है। रोज आपके जवान बॉर्डर पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान 4-5 ड्रोन ठोक रहा है, रोज मार रहा है। आपको नहीं पता अगला कर्जा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े हैं, आप कगार पे खड़े हैं डिफॉल्ट करने पे। लेकिन इंडिया, ये पाकिस्तान श्रीलंका से क्रिकेट मैच कैसे हार गया, ये पंजाब असेंबली को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। पंजाब असेंबली ने ये नहीं बोला कि हम किस तरीके से जाके लोगों को रेस्क्यू करेंगे, किस तरीके से लोग पानी में फंसे हैं। तो ये पूरे मुल्क का डायरेक्शन ही गलत है, जो कि इंडियंस को समझ में नहीं आता कि सर ये ऐसे अजीबोगरीब हरकतें क्यों करते हैं ये लोग। और काफी लोग दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन पाकिस्तान एंड इंडिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले इंटरेस्ट लेते थे, नाउ दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट, दे थिंक इट्स अ बास्केट केस। हम जैसे लोग हैं सर पुराने आशिक, हमारा यही काम है पाकिस्तान चाइना। तो हमारी तो मजबूरी है, हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है, तो हम पढ़ते रहते हैं पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स, पाकिस्तानी वीडियोस देखते हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए, पाकिस्तानी लीडर्स हैं उनकी स्पीचेस सुनते हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी मुझे लग रहा है वो भी अब मेंटली थोड़ा सा डिसंगेज होना शुरू हो गया, बिकॉज उसको लग रहा है कि दिस इज अ गॉन, के ये टाइटैनिक है, सिंकिंग शिप है, दैट इज व्हाट दे आर थिंकिंग सर। देखिए, यहाँ कनाडा में बैठ के मेरे साहब, मैं जब देखता हूँ पाकिस्तानी टेलीविज़न और जो वहाँ का ना ख़त्म होने वाला पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसकी अब ये नई शक्ल बन रही है कुछ महीनों से,
इसको देखते देखते बोर हो चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ। और पहले हंसी आती थी, अब वो हंसी भी नहीं आती। अब मैं वो देखता ही नहीं, सिर्फ सरसरी एक स्टेटमेंट देख ली कि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा को ही रहने दे, नाम लिए बगैर कहा, और फवाद चौधरी ने भी उसकी तस्दीक कर दी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो बस ये अम्यूज़मेंट है। तो क्या इस हद तक ही अम्यूज़मेंट सिर्फ आपकी है, या ये अम्यूज़मेंट भारत में अभी भी है कि ये एक अच्छी एंटरटेनमेंट चल रही है? सर कैसा सोचते थे एक जमाने में, अब नाउ दे हैव गॉट इरिटेटेड एंड दे हैव गॉट बोर्ड सर। अब भारत के कई ऐसे लोग हैं वो भी स्विच ऑफ कर रहे हैं धीरे धीरे पाकिस्तान को, बिकॉज मैं भी कई जगह टॉक्स देने जाता हूं जहां पे लोग मुझसे पूछते हैं क्या है। अब नाउ इंडियंस आर मोर फोकस्ड, जो मैं अपने पिछली जो 5 टॉक्स मैंने करी हैं सर, तो मैं टॉक्स भी जब देता हूं तो जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर। पाकिस्तान इज अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट नाउ। नाउ पीपल वांट टू फोकस ऑन चाइना। नाउ पीपल आर आस्किंग मी क्वेश्चंस लाइक कि अगर भारत और चाइना की कंफ्लिक्ट होती है तो हमारी सप्लाई लाइंस कितने प्रेशर पे आएंगी। जो बिजनेसमैन है, हमारी सप्लाई लाइंस कैसी प्रेशर में आएंगी। दे वांट टू नो इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है। दे वांट टू नो कि अगर क्वाड वेपनाइज हो गया, जो कि नहीं है इंडिया की तरफ से तो नहीं है, लेकिन अगर क्वाड वेपनाइज हो जाता है तो हमारे बिजनेस पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे, हमारी इकोनॉमी पे उसमें क्या फर्क पड़ेगा। अगर चाइना के साथ मजीद रिलेशनशिप खराब होती है तो हमारे ऊपर। सो दे आर मोर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। इज नाउ अ पासिंग मेंशन सर। चलते फिरते कभी किसी ने बोल दिया, कभी किसी ने बात, अच्छा क्या हो रहा है वहां पे, यू नो, कोई मेरे जैसा पुराना आशिक मिल गया जिसने पूछ लिया कि भाई लाहौर में क्या हो रहा है। वरना तो आजकल किसी को इंटरेस्ट है नहीं सर ज्यादा पाकिस्तान के बारे में। कम बात होती है, बिकॉज एक फटीग है पाकिस्तान को लेकर इंडिया में कि इट इज ऑल द टाइम मोर ऑफ द सेम नॉनसेंस हैपनिंग अगेन एंड अगेन ऑन लूप। मतलब ये कोई नई चीज हो नहीं रही, वही पुरानी चीज, वही पुराने खिलाड़ी, कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं, वही रोना, वही छाती पीटना, वही पुराने गाने गाना। तो आई थिंक पीपल आर फीलिंग डिस्कनेक्टेड, दे आर लूजिंग इंटरेस्ट। जी, वापस हम आते हैं, आखिर में दो एक बातें में सब करते हैं। वही शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस का जो समिट हो रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, और इस समिट में जो बातें अभी आपने बताई, जो भारतीय फोरम पे डिस्कस होती है कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड का जो फ्यूचर क्या है, क्वाड को अगर वेपनाइज कर लिया गया तो क्या इश्यूज होंगे। तो क्या आपको लगता है कि चाइना को भारत की जबकि बहुत ज़रूरत है ट्रेड पार्टनर की हैसियत से, चाइना अपने आप को बदलेगा? जबकि आपने पीछे कहा कि रूस भी बीच में है, वो भी चाहता है कि तल्लुकात उस रीजनल पावर्स के अच्छे रहें। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ रीजनल पावर के तल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, यानी इंडिया के और चाइना के, और दूसरी तरफ इंडिया क्वाड का भी हिस्सा रह सकता है? ऐसा वैसा है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसका भी वो मीटिंग हो रही है अभी 15-16 को, उसमें ये मुद्दे तो उठेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है। देखिए ऐसा है कि इंडिया में जो पूरा आत्मनिर्भर भारत है, जो पूरा मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाया है मोदी जी ने, दैट इज फॉर सप्लाई चेन रेजिलियंस। वन ऑफ द रीजंस उसमें अपने डॉलर बचाने हैं, उसमें अपना इंपोर्ट बिल कम आए, वो भी है, कई सारी चीजें उसमें हैं ताहिर साहब। तो ऐसा नहीं कि एक ही चीज है, बट उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि सप्लाई चेन रेजिलियंस, अपनी खुद की सप्लाई चेन, जिसको बाहर से इंपैक्ट ना हो, चाइना से इंपैक्ट ना हो। तो हर चीज, वेपन सिस्टम जैसे हमारे कई सारे हैं जो कि लोग चाह रहे थे कि बाहर से खरीदें क्योंकि इमरजेंसी परचेजेस, मोदी गवर्नमेंट ने रोक दी। मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, तो आप मेक इन इंडिया करेंगे। उसी तरीके से एप्पल आईफोन का जो 14 बन रहा है वो इंडिया में बन रहा है, और भी कई चीज इंडिया में बन रही है। लोग मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज प्रमोट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा अभी वो क्या ग्रुप है, वेदांता क्या नाम है उसका एक ताइवानीज कंपनी के साथ टाई अप हुआ है गुजरात में। देयर $20 अरब का सेमीकंडक्टर या चिप मैन्युफैक्चरिंग का उनका प्लांट खुल रहा है, जो कि इंडिया डिपेंडेंट था बाहर से इंपोर्ट करने में। उसमें कुछ साल लगेंगे, लेकिन इंडिया बना लेगा इसको ना। $20 अरब का उसमें वो ग्रुप जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है बाहर से टेक्नोलॉजी लाके। गुजरात में अहमदाबाद के आसपास कहीं उनका खुल रहा है प्लांट। आई थिंक 500 या 1000 एकड़, पता नहीं कितनी जमीन उनको दी गई है। तो ऐसे इंडिया में काफी चीजें हैं। अब जैसे कि लोग बात कर रहे थे बुलेट ट्रेन, तो वंदे भारत है, वंदे भारत लॉन्च करी है अभी, तो काफी सक्सेसफुल उसके लॉन्च हुए, अब वो लॉन्च हो जाएगी। तो ऐसी कई चीजें हैं छोटी बड़ी, मशीन पार्ट नहीं है वो। अगले 5-6 साल में हमारा जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है सर,
आज भी ट्रेड है वो 70-75% इट्स इन फेवर ऑफ चाइना, इट इज नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। तो चाइना को हमसे ज्यादा फायदा है, हमें चाइना से इतना फायदा नहीं है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि हमने कभी इतना देखा नहीं कि हम अपना डेवलप करें। लेकिन अब वो गैर लग रहा है और अब वो पुश कर रहे हैं सरकार की तरफ से, तो अब हो रहा है सर, धीरे धीरे हो जाएगा, ये भी धीरे धीरे क्या बड़ी तेज गति से हो जाएगा ये। जब क्वाड की बात होती है और जब से ख़ास तौर पर भारत का अमेरिका के साथ अलायंस क्वाड में I2 U2 में बढ़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत कटते चले जा रहे हैं, और फिर इमरान खान जैसे पॉलिटिशियंस ने और ख़राब किए, बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं। लेकिन रिसेंटली फिर हमने ये खबर देखी कि अमेरिका पाकिस्तान के F-16 को अपडेट करने की अब वो परमिशन दे रहा है, यानी अब वो उनको देगा, अपनी एक्सपर्टीज़ देगा। ये मैं श्योर नहीं हूँ, पाकिस्तान में तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका $450 मिलियन की शायद वो एड भी देगा, लेकिन मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन परमिशन मिली है, शायद पाकिस्तान अपनी तरफ से उनको पैसे देगा या उधार पे वो अपग्रेड करवाएगा। लेकिन ये एक डेवलपमेंट है पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मिलिटरीली रिश्ते बनने के दोबारा हवाले से। इसको भारत कितना बड़ा कंसर्न समझता है? देखिए, हमारे फॉरेन ऑफिस ने तो ये बोला है कि ये गलत है, अमेरिका को नहीं करना चाहिए, तो फॉरेन ऑफिस ने इसके खिलाफ स्टेटमेंट जारी करा है। मेरा पर्सनल मानना है कि इस चीज का भारत से कोई लेना देना है नहीं। आई डोंट थिंक पाकिस्तान इज अ थ्रेट टू इंडिया। ज्यादा से ज्यादा सर, ज्यादा से ज्यादा टेररिज्म कर लेगा पाकिस्तान, लड़ाई वड़ाई करना पाकिस्तान के बस का है नहीं। अब पहली चीज, जहां तक F-16 का मामला है, 450 मिलियन का पाकिस्तान लोन लेगा, डेफर्ड पेमेंट पे करेगा, पैसे देके करेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन उनके एक जो स्पोक्स पर्सन है अमेरिकन, उसका बयान ये आया है कि ये जो हमने मदद करी है, वी वांट पाकिस्तान टू कैरी आउट काउंटर टेरर ऑपरेशंस नाउ। बेसिकली उनका ये कहना है कि हमने तुम्हारे F-16 को वापस एयरवर्दी हम कर देंगे मेंटेनेंस स्पेयर पार्ट्स के चलते। $450 मिलियन, लगभग $500 मिलियन, आधे अरब डॉलर का हम आपको ये सपोर्ट कर रहे हैं, बेच के या लोन पे देके या एड पे दे, जैसा भी हो। लेकिन इसका जो एंड रिजल्ट है वो अमेरिका ने बोल दिया। तो ये जो पाकिस्तान कह रहा था ना कि हम ड्रोन के अड्डे नहीं देंगे और हम हवाई अड्डे नहीं देंगे और हम जमीन नहीं देंगे, तो अमेरिका ने बोला मत दो यार, तुमसे चाहिए भी नहीं, ये पकड़ो पैसे, और जहां पे हम बोलेंगे वहां पे तुम खुद बम मारना और हमसे पैसे ले लेना। तो अमेरिका ने ऐसा कर दिया। भाई बाकी सबका यही तो था ना, बाकी सबकी यही प्रॉब्लम थी सर कि पाकिस्तान अड्डे न दे अमेरिका को। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट तो अड्डे के लिए बोला था, शहबाज शरीफ ने भी बोल दिया कि हम अड्डे नहीं देंगे। अमेरिका अड्डे मांग ही नहीं रहा। अमेरिका कह रहा है पाकिस्तानी एयरफोर्स किस दिन काम आएगी, पैसे पकड़ो, अफगानिस्तान में हंट करो लोगों को। तो जो काम अमेरिका के ड्रोन्स कर रहे थे वो पाकिस्तान के F-16 करेंगे, और पाकिस्तान अपने इलाके में भी मारेगा, क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान फिर गांव में जाके जब नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और बलोचिस्तान के कुछ एरियाज और फ्रंटियर एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में जाके छुपेंगे, तो गांव पे बॉम्बिंग करेंगे ये लोग। और अमेरिका वही चाहता है। पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है अमेरिका से हर समय ट्रांजैक्शनल रहा है सर, हर समय ट्रांजैक्शनल रहा है। बट अब इसलिए कम हो गया है क्योंकि अमेरिका इज लॉस्ट इंटरेस्ट इन अफगानिस्तान। अब उनका सिंपल ये है कि ठीक है, ये पैसे पकड़ो और बम गिराओ, पैसे पकड़ो बम गिराओ, बस इतना रिलेशनशिप है, बाकी कुछ नहीं है। ट्रेड का क्या करेगा अमेरिका? ट्रेड में क्या खरीद लेगा पाकिस्तान से जो पाकिस्तान बनाता है? क्या अमेरिका बोलेगा क्या? कार खरीद लेगा वहां से, टेलीविजन खरीद लेगा, क्या खरीद लेगा अमेरिका? कुछ तो होगा ना जो अमेरिका खरीदना चाहेगा पाकिस्तान से, जो अमेरिका में नहीं बनता होगा। वो बताइए फिर क्या कर सकता है वो? तो अमेरिका तो कुछ ले नहीं पाएगा इनसे। अब ये ऐसे करवा रहा है, पैसे दो और अफगानिस्तान में तुम बमबारी करो, तो जो फिर खुदकुश हमले होंगे पाकिस्तान के अंदर होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान कर रहा है। तो अमेरिका ने बहुत अच्छा एक रास्ता निकाल लिया इनको इस्तेमाल करने का। जी, आपने खुद ही इस बात का जवाब दिया कि फिर जाहिर है जो तालिबान हैं, और उसमें ना सिर्फ अगर ऐसे कोई काउंटर टेररिज्म के वाक़यात अफ़गानिस्तान में होते हैं तो आम अफ़गान भी बेचारे इसकी जद में आएंगे, तो वो भी और रिएक्शनरी होंगे टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो इसका आपने खुद ही जवाब दिया कि फिर अनफॉर्चुनेटली मज़ीद खुदकश हमले होंगे। तो क्या आपको लगता है कि इस बात पे अफ़गान कोई रिएक्ट करेंगे आने वाले दिनों में? 100%, 100%। क्यों नहीं रिएक्ट करेंगे? आप उनके मुल्क में बम मारेंगे और रिएक्ट नहीं करेंगे? हाँ, उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है जिससे वो F-16 को गिरा दें, राइट? लेकिन
या एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है। छोटे मोटे तो होंगे, Zu-23 टाइप के वेपन्स उनके पास होंगे, लेकिन वो अगर हम समझें कि उनके पास एक्चुअली सरफेस टू एयर की मिसाइल्स हैं, मॉडर्न सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई लेटेस्ट टाइप की उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल है। शोल्डर फायर्ड हो सकती हों, बट ऐसा कोई उनका एयर डिफेंस अम्ब्रेला नहीं है कोई तगड़ा। तो पाकिस्तान चाहे तो काबुल को बॉम्ब कर सकता है, पाकिस्तान कैन बॉम्ब काबुल, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज हाउ विल अफगानिस्तान रिएक्ट। तालिबान कैसे रिएक्ट करेगा? तालिबान रिएक्ट करेगा, फिर सुसाइड बॉम्बर्स भेजेगा। बात यह है कि इसमें पूरा नुकसान पाकिस्तान का ही होना है। अफगानिस्तान में तो देखिए जंग चली रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जंगजू टाइप के लोग हैं ना, वो हजारों साल से लड़ रहे हैं, उनका तो इकोनॉमी उसी पे रिवॉल्व करती है कि किसने किसको मारा, कितने मारे, कब मारे। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अफगानिस्तान जो अफगानी है वो रिएक्ट करेंगे, फिर चाहे वो अफगान तालिबान हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, चाहे वो अलकायदा हो, ये सब रिएक्ट करेंगे और इनका प्रेशर पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। तो इतनी छोटी सी बात है सर। जी, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही है साउथ एशिया में और उस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक में। आखिर में कंक्लूड करते हुए हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका जो चाणक्य फोरम थिंक टैंक है वो इतनी तेज़ी से होने वाली डेवलपमेंट्स को किस तरह अपनी वेबसाइट पे, किस तरह अपनी ऐप्स में, किस तरह अपने फोरम में लेके चल रहा है। चूँकि पिछले शो में मैंने आपसे बात की थी कि आपके अब बहुत बढ़िया समिट आपके अपने चाणक्य फोरम के हो रहे हैं, तो उसकी भी हमारे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए। सर समिट हमारा 6 अगस्त को हुआ था, बड़ा सक्सेसफुल हुआ था सर, दिल्ली में हुआ था, काफी लोग आए थे। अब हमने डिसाइड करा है कि बड़े पैमाने पे करेंगे समिट, तो जल्द सर आपको खबर मिल जाएगी। इट्स कॉल्ड द चाणक्य डायलॉग्स। और ये जो बढ़ती हुई सिचुएशन है कहीं पे भी, उसके ऊपर आर्टिकल्स भी छपते हैं, उसके ऊपर ये सब भी होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात होती है सर उसकी कि मुझे लगता है कि चाणक्य डायलॉग्स एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां पे लोग फिजिकली आके बैठते हैं, फिजिकली आके बात करते हैं, और बड़ा जो उसका कंटेंट है कॉन्वर्सेशन का, या जो कॉन्वर्सेशन का जो निचोड़ है, दैट्स ऑफ एन एक्सट्रीमली हाई ऑर्डर। तो लोगों को पसंद भी आता है सुनने में ना, दे लाइक इट बिकॉज दे हियर फ्रॉम पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड एंड टॉप ऑफ द लाइन पीपल जो आते हैं वहां पे, टॉप नॉच के जो लोग हैं वो आते हैं, बात ही करते हैं। ऑडियंस एंजॉयज, इट्स एजुकेशनल इन नेचर, इट्स ऑल्सो इट्स फन टू वॉच, इट्स लर्निंग एक्चुअली। और मेरे लिए तो खास तौर से, क्योंकि ये सब मेरे उस्ताद ही लगा लीजिए, मेरे उस्ताद ही हैं ये जो चाणक्य डायलॉग्स में बोलते हैं, इन सबसे सीखा ही है। तो सीखने का मौका मिल जाता है, हम तो बैठे रहते हैं कुर्सी पे, सुनते रहते हैं सर, मजा आता है, हमें सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब।